तारीख थी 16 नवंबर 1980। मलयालम फिल्म कोलिल्लाकम का क्लाइमेक्स शॉट शूट हो रहा था, जिसमें साउथ के मशहूर फिल्म स्टार जयन हेलीकॉप्टर के नीचे लटके हुए थे। डायरेक्टर ने शॉट ओके बोल दिया, लेकिन जयन को इससे संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने रीटेक करने का फैसला किया। दोबारा शूटिंग के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा। जयन उस पर झूले, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया। हेलीकॉप्टर जमीन में टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। जयन की भी इस दौरान दर्दनाक मौत हो गई। इस फिल्म को देखने दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन हीरो खुद इसकी सफलता को देखने के लिए मौजूद नहीं थे। इसे कहते हैं वक्त का खेल। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। दरअसल वक्त के इसी उतार चढ़ाव पर आधारित थी 1965 में हिंदी की ब्लॉकबस्टर फिल्म वक्त, जिसकी ये मलयालम रीमेक बनी थी। आगे भी दर्शकों ने 60 के दशक में इस फिल्म को वो प्यार और सम्मान दिया जो कई मायनों में ऐतिहासिक था। दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे। क्यों थी ये फिल्म इतनी लोकप्रिय और कौन कौन थे इसके सितारे? आप नहीं जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। मैं उसी भाई की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ रवि। मेरा ये मुकदमा तुम्हें लड़ना होगा। क्या थी इसकी कहानी और किसने सजाया था इसे गीत संगीत से? ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं। क्या खास था इस फिल्म में कि इसे मिले थे 5 फिल्म फेयर पुरस्कार, और क्यों सुपर डुपर हिट होने के बावजूद इसे एक फॉर्मूला फिल्म ही माना गया? का खून आपने किया है, आप खूनी हैं। क्या खास था इसके गीतकार में कि उनके कारण उस दौर के सबसे बेहतरीन संगीतकार को फिल्म में शामिल नहीं किया गया? और कौन थे वो अदाकार जिन्होंने इसमें अभिनय करने से कर दिया था इनकार? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। आज की शुरुआत आपको थोड़ी अलग लगी होगी, लेकिन वो इसलिए कि इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष लोगों से छिपा न रह जाए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 60 के दशक की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक वक्त की। मलयालम में कोलिल्लाकम कहते हैं भूकंप को, और फिल्म वक्त की कहानी का ट्रिगर पॉइंट ही भूकंप है। भूचाल ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब लूट लिया, बीवी बच्चे सब छूट गए। सबसे पहले एक नजर डालते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन पर। लाला केदारनाथ नगर के एक संपन्न व्यापारी हैं जो अपने तीनों पुत्रों राजू, बबलू और मुन्ना और पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक बार उन्हें एक ज्योतिषी वक्त की अहमियत बताने की कोशिश करते हैं, तो लाला जी उनसे कहते हैं कि वो अपना वक्त अपनी मेहनत से स्वयं बनाते हैं। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता पंडित जी, किस्मत हथेली में नहीं इंसान के बाजुओं में होती है। उसी रात एक भीषण भूकंप में उनका घर बार सब नष्ट हो जाता है। वो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, उनसे अनजाने में एक कत्ल भी हो जाता है और वो जेल चले जाते हैं। फिर गुजरते वक्त के साथ कैसे एक अमीर व्यापारी का परिवार गरीबी में बड़ा होता है और हर सदस्य समाज में कैसे अपनी जगह बनाता है। उन सबकी जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं इस फिल्म में, उसे बड़े ही रोचक अंदाज में दर्शाया गया है। अरे आप इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त यहाँ खैरियत तो है? मिस्टर राजा भी मित्र साहब यहाँ चोरी हो गई। कई रोमांचक मोड़ों से गुजरती हुई ये कहानी अंत में बिछड़े हुए परिवार को फिर से मिला देती है और आखिरकार लाला केदारनाथ मनुष्य जीवन में वक्त की अहमियत को मान जाते हैं। कि वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। बिछड़ने और दोबारा मिलने का फॉर्मूला किसी भारतीय फिल्म में इससे पहले अशोक कुमार की फिल्म किस्मत में ही दिखा था, लेकिन वो सीमित अर्थों में था। यहाँ निर्देशक यश चोपड़ा ने लास्ट एंड फाउंड को ऐसा हिट फॉर्मूला बना दिया जो आगे चलकर ताहिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात और मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी का स्टार्टिंग पॉइंट बना।
मदर इंडिया के बाद हिंदी सिनेमा की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इतने सारे सितारे एक साथ दिखे थे। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका करके बखेर दिया। आज हम सबको फिर मिला दिया है। भारतीय सिनेमा में फिल्म वक्त को मल्टी स्टारर मसाला फिल्मों की मां माना जाता है। वैसे यश चोपड़ा की फिल्म दीवार की तरह यहाँ भी मां शशि कपूर के पास ही होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ विजय नाम खुद शशि कपूर का है। विजय, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या फैसला हुआ? माँ, मुझे भगवान ने पाप से बचा दिया। किसी मल्टी स्टारर फिल्म का मतलब इन दिनों एक से ज्यादा हीरो या एक से ज्यादा हीरोइन भर से होता है, लेकिन फिल्म वक्त में तो सितारों की पूरी बारात है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा गिनती करते चलते हैं इसके सितारों की। बलराज साहनी, सुनील दत्त, साधना, राजकुमार, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव, रहमान, मदन पुरी, मनमोहन कृष्ण, लीला चिटनिस, जीवन, सुरेंद्र नाथ, सुमति गुप्ते, शशिकला, साधना के ताऊ हरि शिवदासानी, मोतीलाल, मुबारक, जगदीश राज, सुरेंद्र राही और बद्री प्रसाद आदि। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर। देखा आपने, सिर्फ नामों की इतनी लंबी फहरिस्त बन गई कि बोलते बोलते 1 मिनट का समय पूरा होने को आ गया। इनके किरदारों का विस्तार देखने के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। लेकिन इस लिस्ट में उस दौर के सबसे मशहूर स्टार और यश चोपड़ा के करीबी माने जाने वाले अदाकार धर्मेंद्र का नाम नहीं है, तो बस उनकी मर्जी से निर्देशक यश चोपड़ा साहब ने फिल्म में राजा का किरदार पहले धर्मेंद्र को ही ऑफर किया था, लेकिन वो बड़े भाई नहीं बनना चाहते थे। यही किरदार फिल्म में राजकुमार ने निभाया है। ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, आगे आगे देखिए हम तीनों भाई से क्या आलीशान चीज बनाते हैं, सारे शहर पे अपना राज होगा। हालांकि वक्त की बम्पर सफलता को देखकर धर्मेंद्र साहब को इसका हिस्सा न बन पाने का अफसोस भी हुआ था और इसके तुरंत बाद बनी यश चोपड़ा की फिल्म आदमी और इंसान में काम करने को उन्होंने हामी भर दी थी। फिल्म वक्त एक तरह से किस्मत के हाथों खेला गया असली सा लगने वाला स्क्रीन प्ले है। फिल्म को लिखने के लिए इसके निर्माता B.R. चोपड़ा साहब ने उस वक्त के सबसे काबिल कारिंदों को लगाया था। इनमें शामिल थे बिजनौर में जन्मे मशहूर शायर और राइटर अख्तर उल इमान और आज के जमाने के मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स सईद मिर्जा व अजीज मिर्जा के पिता अख्तर मिर्जा। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा। अख्तर एंड अख्तर कंपनी ने मिलकर जो कमाल की लाइनें और कमाल के सीन फिल्म के लिए गढ़े, उन्होंने दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाए। बेस्ट स्टोरी के लिए अख्तर मिर्जा को और बेस्ट डायलॉग्स के लिए अख्तर उल इमान को। माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ, और इस वक्त आपसे बड़ा खरीदार कौन है? फिल्म को कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। बाकी 3 में एक तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला यश चोपड़ा को, दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला राजकुमार को और तीसरा यानी फिल्म का 5वां अवार्ड मिला सिनेमेटोग्राफर को B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा के भाई धर्म चोपड़ा को। नाया के निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोई हुए वक्त को सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी का और अभिनेत्री साधना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन दोनों सफल नहीं हो पाए। वैसे फिल्म वक्त को उस दौर में सबसे फैशनेबल फिल्म भी माना गया था। फिल्म में साधना के अलावा शर्मिला टैगोर भी थीं और दोनों ने पिछली सदी के 7वें दशक का फैशन स्टेटमेंट इस फिल्म से ही तैयार कर दिया था। जीने वाले सोच ले, यही वक्त। फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भानु अथैया ने इस फिल्म में जी तोड़ मेहनत की थी। B.R. फिल्म्स की ये पहली कलर फिल्म थी, तो उन्हें खास सावधानी भी बरतनी थी और साधना उस समय अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रही थी। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। भानु ने फिल्म के लिए चुस्त कुर्ती और सलवार के साथ साथ साड़ी के भी खास पैटर्न तैयार किए थे। बड़े घरों की बहू बेटियों ने इस फिल्म के न जाने कितने टिकट अपने दर्जियों के लिए सिर्फ इसका फैशन दिखाने के लिए खरीदे थे। उस दौर में मोबाइल कैमरे, यूट्यूब या इंटरनेट आदि तो थे नहीं, सो अगर किसी ड्रेस को सही ढंग से देखना हो तो फिल्म को पर्दे पर देखने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता था। हिंदी सिनेमा देखने वालों के लिए ये सब बिल्कुल नया था और फिल्म का वो स्विम सूट वाला सीन, उसके बारे में तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था।
यश चोपड़ा का पर्दे पर कहानी को उतारने का तरीका शुरू से ही लार्जर देन लाइफ रहा है। उनकी खासियत ये रही कि वो दर्शकों की अपेक्षाओं और उनकी संवेदनाओं को अपने साथ जोड़कर चलते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि यश चोपड़ा साहब फिल्म दर्शक की निगाह से बनाते थे और उसे देखते निर्देशक की नजर से थे। खास बात यह है कि इस एक सूत्र में जब भी वो चूके, उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिर चाहे वो श्रीदेवी की फिल्म लम्हे रही हो या अमिताभ बच्चन की सिलसिला। इस पर विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में होगी। अपने इस खास तरीके में यश चोपड़ा अक्सर ऐसी बातों को भी फिल्मों का हिस्सा बना देते थे जो अलग से सोचने में भले वाहियात लगे, लेकिन जब वो फिल्म की कहानी का हिस्सा होती थी तो सही भी लगती थी। वक्त में अगर देखें तो पूरी फिल्म में मदनपुरी को देखकर ये समझ नहीं आता कि वो वाकई घर से किसी का खून करने निकले हैं या फिर पार्टी करने। बात बात पर चाकू निकाल लेने वाले इस किरदार से पूरी फिल्म कुछ नहीं हो पाता। ये किरदार राजकुमार के उस मशहूर डायलॉग का सबब जरूर बन जाता है कि चाकू बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। और ये लाइन इतनी सधी आवाज में राजकुमार के अलावा दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता था। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। आपको याद होगा कि बरसों बाद श्रीदेवी ने अपनी मशहूर फिल्म चालबाज में इस डायलॉग की मिमिक्री भी की थी और इस डायलॉग को बिल्कुल राजकुमार साहब के अंदाज में ही बोला था। जानी ये चाकू है। क्या है? चाकू। हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है। फिल्म वक्त में सब कुछ है, स्टाइल है, कुछ बात करो। क्या बात करूं? मोहब्बत है, दिल के सहारे आजा प्यार करे, किस्मत है। आज ही के दिन तो मेरा सब कुछ लुट गया था जेलर साहब। जो कुछ जाग जाग कर बरसों में जमा किया था। कड़वाहट है, परिवार है, बिछोह है, पर्वतों पर पलने वाला प्यार भी है। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, और अलमारी में छुपी लाश भी। वक्त का संगीत अपने जमाने का बेहतरीन संगीत रहा और आज भी जब ये कानों में पड़ता है तो मिश्री सी घोल देता है। बड़ी उम्र के रोमांस का मन्ना डे का गाया गाना ए मेरी जोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं पर बलराज साहनी का बल खाना और अचला सचदेव का शर्माना भला किसी को याद क्यों ना होगा। ये शौकियां ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं। मोहम्मद रफी का गाया वक्त के दिन और रात, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। आशा भोसले का गाया कौन आया जो निगाहों में चमक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारे। और महेंद्र कपूर के साथ का उनका डुएट गाना हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। कालजयी गाने भी हैं और बाद की पीढ़ियों के गीतकारों के लिए सबक भी। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। इन गानों में साहिर ये भी बताते हैं कि गाने लिखने के लिए जिंदगी जीना जरूरी है। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाख। फिल्म के निर्माता बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि उस वक्त के नंबर 1 संगीतकार शंकर जयकिशन इस फिल्म का संगीत विभाग संभालें, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो अपनी पसंद के गीतकार के साथ ही काम करेंगे। और बी.आर. चोपड़ा साहब साहिर लुधियानवी से इतने प्रभावित थे कि उन्हें उनकी गजलों को, उनके लिखी रुबाइयों को हर हाल में अपनी फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते थे। लिहाजा साहिर तो फिल्म में रहे पर संगीतकार के तौर पर रवि आ गए। मेरे ख्याल से उस दौर की ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें गीतकार के कारण संगीतकार बदल दिए गए। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा। देश के लगभग तमाम सिनेमा घरों में लगातार 50 हफ्ते तक चलने वाली फिल्म वक्त अपने कमाल के निर्देशन के साथ साथ अपने सितारों, खासकर राजकुमार, सुनील दत्त, रहमान और बलराज साहनी के अभिनय के लिए याद की जाती है। साधना ने फिल्म की कहानी को हर बार पर्दे पर आकर एक नया ट्विस्ट देने में कामयाबी पाई। अब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर।
मिस्टर और मिसेज मित्तल यानी मनमोहन कृष्ण और लीला चिटनिस का तो कहना ही क्या, उनके तो आसपास का माहौल ही सीन को अलग आभा में सफल करता है। मैं आपका सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी खुशी को दोबाला कर दिया। आप मीना से मिले कि नहीं? और चिनॉय सेठ के किरदार में रहमान के अलावा किसी दूसरे की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत। फिल्म वक्त की कहानी जब पहली बार B.R. चोपड़ा ने सुनी तो उनके दिमाग में तुरंत पृथ्वीराज कपूर और उनके तीनों बेटों राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के चेहरे घूम गए थे। कहते हैं उन्होंने इस बारे में अपने करीबियों से चर्चा भी की, लेकिन सबका कहना यही रहा कि कपूर खानदान के लोग उस तरह के किरदारों में जमेंगे नहीं जैसी बुनावट इस कहानी के किरदारों की है। B.R. फिल्म्स की फिल्म वक्त एक ऐसी कालजयी अनमोल कृति है जिसने सिनेमा के जरिए सामाजिक मुद्दों पर चोट करना और मनोरंजन के जरिए समाज के लिए जरूरी बात कहने के चलन को खूब अच्छे से पाला पोसा। ये पूरी फिल्म आप YouTube पर NH स्टूडियो के चैनल पर देख सकते हैं। इस फिल्म का तेलुगु रीमेक भाले अब्बायिलु बनी 1969 में और मलयालम रीमेक कोलिल्लाकम 1980 में बनी थी, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस फिल्म के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी अवश्य लिखिएगा ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसे शामिल कर सकें। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।